Smartshala. Today we will discuss about electric power, which is also from the chapter Electricity of Physics from class 10th. तो बच्चों, जैसे कि हमने पहले पढ़ा हुआ है, करंट के बारे में पढ़ा, हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा, हमने पोटेंशियल के बारे में पढ़ा पिछले चैप्टर्स में। तो अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। तो जैसे हमने कहा था, जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है थ्रू द कंडक्टर, तब वो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। जब भी करंट फ्लो हो रहा है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज अप कर रहा है। तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो जब यूज कर रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो कुछ वर्क डन कर रहा है। हमको पता है पावर, जब हम दूसरा मोशन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, मैकेनिकल पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है। पावर हमको पता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो इलेक्ट्रिक पावर विल बी इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो ये इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम होगा इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के केस में पावर की यूनिट होगी वाट, और वर्क डन जैसे हमको पता है जूल होता है उसकी यूनिट, और टाइम की यूनिट सेकेंड होती है। तो हम कह सकते हैं कि अगर 1 जूल वर्क डन हो रहा है इन 1 सेकेंड, अगर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज अप हो रही है उसमें अगर 1 जूल वर्क डन हो रहा है 1 सेकेंड के लिए, तो हम कह सकते हैं कि उसकी पावर है 1 वॉट। तो उसको डिफाइन कर सकते हैं 1 वॉट पावर को। व्हेन 1 जूल वर्क इज डन फॉर 1 सेकेंड, देन इलेक्ट्रिक पावर ऑफ एन अप्लायंस इज 1 वॉट, हम कह सकते हैं। इसकी जो बड़ी यूनिट है 1 किलोवाट, दैट इज, वो हमको पता ही है, इट विल बी इक्वल टू 1000 वॉट। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई, जैसे अगर हमको कहा कि कोई बल्ब का अगर हमें कहा कि उसकी पावर है 60 वॉट, जैसे हम कहते हैं ना 60 वॉट का बल्ब है। 60 वॉट का बल्ब मतलब कि इट इज यूजिंग 60 जूल ऑफ एनर्जी पर सेकेंड। 60 जूल ऑफ एनर्जी पर सेकेंड वो यूज कर रहा है। तब हम कहेंगे कि वो 60 वॉट का बल्ब है। जैसे 100 वॉट का बल्ब है, 60 वॉट का बल्ब है, इसका मतलब है कि उतनी जूल एनर्जी वो यूज कर रहा है फॉर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में इतनी एनर्जी यूज कर रहा है, वो है उसका मतलब कि एनर्जी कंज्यूम्ड बाय दैट बल्ब इज 60 वॉट इन 1 सेकेंड। तो अगर हमको कोई बोले कि पावर का फॉर्मूला डिराइव करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? पावर का फॉर्मूला डिराइव हमने अभी कहा, पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन पर यूनिट टाइम है पावर। हमने पढ़ा था V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो उसमें से वर्क डन हम बता सकते हैं V इंटू क्यू। वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू क्यू। सिमिलरली हमने पढ़ा था करंट इज इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। तो उसमें से हम बता सकते हैं कि चार्जेस इज इक्वल टू I इंटू टी है। तो अगर ये वाली वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर दें वर्क डन की, तो इसमें से वर्क डन विल बी V इंटू क्यू विच इज इक्वल टू V इंटू, यहाँ से Q की वैल्यू पुट कर दे I इंटू टी। तो हम बोल सकते हैं W इज इक्वल टू V इंटू I इंटू टी, और इसकी वैल्यू को हम यहाँ W की पुट करेंगे वर्क डन की। तो P इज इक्वल टू V इंटू I इंटू टी ओवर ये वाला T जो वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो दिस टाइम विल बी कैंसल्ड विद दिस टाइम। तो हम कह सकते हैं P इज इक्वल टू V इंटू I। या हम ओम्स लॉ के मैजिक ट्राइंगल से, जैसे सपोज अगर हमें V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो P इज इक्वल टू V की जगह हम लिख देंगे I इंटू आर।
तो हम यहाँ लिख देंगे I इंटू आर इंटू आई, तो तब P हो जाएगा I स्क्वेयर इंटू आर, तो तब पावर हो जाएगी I स्क्वेयर इंटू आर। अगर हम I की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, P इज इक्वल टू I की जगह हम V बाय आर पुट कर सकते हैं, V I की जगह V बाय आर, तो V इंटू V बाय आर, तो तब P की वैल्यू हो जाएगी V स्क्वेयर बाय आर। तो पावर की हमारे पास तीन वैल्यूज आ गई, एक P इज इक्वल टू V इंटू आई, एक P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर इंटू आर, एक P इज इक्वल टू V स्क्वेयर बाय आर। किसी भी फॉर्मूला से हम पावर को डिराइव कर सकते हैं, किसी चीज की पावर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे हमने पावर वोल्टेज रेटिंग देखी है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के ऊपर, पावर वोल्टेज रेटिंग, जैसे अगर कोई बल्ब है उसके ऊपर लिखा होगा 100 वॉट 220 वोल्ट, ये कहलाती है पावर वोल्टेज रेटिंग। पावर वोल्टेज रेटिंग का मतलब वो बताता है कि कितने वॉट का, कितनी पावर वो कंज्यूम करता है इन 1 सेकेंड वो अप्लायंस, और कितने पोटेंशियल पर वर्क करता है। 220 वोल्ट मींस कि वो 220 वोल्ट का उतना वोल्टेज लेता है, 220 उसका वोल्टेज है, उस वोल्टेज पे वो काम करता है। और 100 वॉट मतलब कि वो 100 जूल एनर्जी यूज कर रहा है 1 सेकेंड में। तो पावर मतलब कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इन 1 सेकेंड। जैसे अगर वॉशिंग मशीन है उसके ऊपर लिखा है 3000 वॉट, 3000 वॉट किसी भी ऑपरेटर्स के ऊपर लिखा हुआ है, तो 3000 वॉट का मतलब होता है, जैसे अगर लिखा है किसी वॉशिंग मशीन पे लिखा है 3000 वॉट, 3000 वॉट का मतलब हुआ कि वो 3000 जूल एनर्जी यूज कर रही, कंज्यूम कर रही है पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 3000 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रही है, उसका मतलब ये है। तो पावर का मतलब है उतनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है 1 सेकेंड में। तो इसी तरह से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज अप हो रही है। तो जैसे हमने कहा कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो ये जो पावर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग जितना भी वर्क डन हो रहा है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम, इतनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हम बोल सकते हैं। तो पावर को हम बोलेंगे, नाउ वर्क डन की जगह इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम भी लिख सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम। तो पावर को डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम, या उस पे से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं P इंटू T। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम विल बी P इंटू T। तो P है वॉट में, सपोज P है 1 वॉट और टाइम है 1 आवर, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम विल बी, तब इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम विल बी 1 वॉट आवर। तब इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी कंज्यूम हो जाएगी, 1 वॉट आवर एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी, हम ये कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक अप्लायंस के ऊपर तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम डिपेंड करती है कितनी, कौन सी दो चीजों पर, एक तो वो डिपेंड करती है कि वो कितनी पावर रेटिंग है उसकी, कि कितनी पावर रेटिंग का है, जैसे कि 100 वॉट का बल्ब है या 3000 वॉट की मशीन है या 1500 वॉट की कोई मिक्सर ग्राइंडर है। तो डिपेंड करता है कि कितनी पावर रेटिंग है और कितने टाइम के लिए वो अपरेटस, वो अप्लायंस हम यूज कर रहे हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो जैसे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम को हम यूज कर सकते हैं कमर्शियली, ये वाली वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कमर्शियली इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम की जो
यूनिट है वो है किलोवाट आवर। जैसे अभी हमने बताया इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम की यूनिट हो गई वाट आवर। तो जो कमर्शियल यूनिट्स है, कमर्शियल यूनिट में इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होती है किलोवाट आवर में मेजर की जाती है। जैसे वो हम कैसे मेजर कर सकते हैं कि अगर हमारा 1 वाट, हमें पता है 1 वाट इज इक्वल टू, जैसे हमने पहले किया था 1 जूल ओवर 1 सेकेंड, तो 1 किलोवाट आवर विल बी इक्वल टू, वाट को किलोवाट में यानी कि 1000 इंटू 1 जूल ओवर 1 सेकेंड इंटू, नाउ आर लिखेंगे, आर हो गया, यहाँ पर लिखेंगे 1 आर, तो 1000 हम कह सकते हैं 1000 जूल ओवर सेकेंड इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड, सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा, तो ये हो गया 1 किलोवाट आवर। ये 1 किलोवाट आवर की वैल्यू हो गई। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल बिकम 3.6 इंटू 10⁶ जूल आएगा। तो यानी कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट, 1 कमर्शियल यूनिट। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 कमर्शियल यूनिट कहलाती है। जैसे हम बोलते हैं ना यूनिट्स, जो हम मीटर रीडिंग लेते हैं, मीटर रीडिंग के अंदर बोलते हैं 300 यूनिट्स, 500 यूनिट्स, तो वो यूनिट 1 यूनिट इज 1 किलोवाट आवर। तो उस तरह से हम मेजर कर सकते हैं। जैसे 1 किलोवाट आवर की कितने यूनिट्स हैं, उतने यूनिट्स लेकर उतने यूनिट्स से कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हमारा बिल की कॉस्ट आ जाती है कि कितने यूनिट्स हमने कंज्यूम की है एनर्जी, उतनी एनर्जी की यूनिट्स हम यूनिट्स ले लेते हैं, और पर यूनिट जो हमारा रेट है, रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है पर यूनिट का, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और उससे हमें पता लग जाएगा कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी का कितना कंजम्पशन है, कितना हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। दूसरा हमने पढ़ा था, जब हम रेजिस्टेंसेस की बात कर रहे थे तब हमने पढ़ा था कि जो अलॉयज होते हैं, अलॉयज, जैसे हमने एक अलॉय पढ़ा था, इसका एग्जांपल था नाइक्रोम। नाइक्रोम एक अलॉय था, हमने पढ़ा था उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। इसका जो रेजिस्टेंस होता है, अलॉयज का जो रेजिस्टेंस होते हैं वो बहुत हाई होते हैं। तो हाई रेजिस्टेंस की वजह से जब ऐसे हाई रेजिस्टेंसेस वाली वायर होती हैं, लाइक नाइक्रोम वायर होती है, जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं हम, तो वो बहुत ज्यादा हीट अप हो जाते हैं, उसमें बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, एंड दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कब देखने को मिलता है हम, जब हम किसी अलॉय में से या किसी लाइक अगर हम नाइक्रोम वायर में से जब करंट पास करते हैं तो वो करंट बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, उसमें से जब हम करंट पास करते हैं तो वो बहुत ज्यादा हीट अप हो जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट। तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी हीट प्रोड्यूस हो सकती है। तो जैसे हमें पता है कि V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, पोटेंशियल हमें पता है, करंट की वैल्यू होती है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, हमें पता है ये, और तब हम वर्क डन की वैल्यू इसमें से बता सकते हैं Q इंटू वी, एंड Q की वैल्यू अगर इसमें से पुट कर देंगे, इसमें से Q की वैल्यू पुट कर देंगे I इंटू टी, तो वर्क डन हो जाएगा I इंटू टी इंटू वी, या हम बोल सकते हैं V I T।
ये हो जाएगा वर्क डन, VIT विल बी वर्क डन। और ये वर्क डन या तो चलो हम इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, अगेन ओम्स लॉ के मैजिक ट्राइंगल से इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। V की जगह हम लिख सकते हैं I इंटू आर, तब जब हम V की जगह I इंटू आर लिख देंगे तब वर्क डन हो जाएगा I इंटू आर इंटू V की जगह I इंटू आर लिखा तो ये I इंटू टी अभी रहता है उसके अंदर, तो तब ये हो जाएगा I स्क्वायर आर इंटू टी, तब वर्क डन हो जाएगा I स्क्वायर आर इंटू टी। उसके बाद अगर हम इसमें से आर की जगह I स्क्वायर आर की जगह VI हो गया, IR हो गया VR, यानी कि अगर हम I की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो W विल बी V ऐसे ही रहेगा। I की जगह हम पुट कर देंगे V बाय R, तो यहाँ V बाय R इंटू टी, तब वर्क डन हो जाएगा V स्क्वायर बाय R इंटू टी। तो ये जो वैल्यू है ये 3 वर्क डन की वैल्यूज हैं। तो यहाँ हम बोलते हैं I स्क्वायर आर टी, यहाँ हम बोलते हैं VIT, या हम बोल सकते हैं V स्क्वायर बाय R इंटू टी। लाइक अगर हम लेते हैं W इज इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू टी हमने बोला, तो अब हमको पता है जितना भी वर्क डन होता है इलेक्ट्रिक करंट, जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा होता है तो इलेक्ट्रिक वर्क डन जो होता है वो सारा का सारा इज कन्वर्टेड इनटू हीट इन केस ऑफ नाइक्रोम, इन केस ऑफ अलॉयज जितना भी इलेक्ट्रिक वर्क डन हो रहा होता है वो सारा का सारा इज कन्वर्टेड इनटू हीट। तो वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू हीट, तो हम बोलेंगे हीट प्रोड्यूस विल बी I स्क्वायर आर इंटू टी। हीट प्रोड्यूस इज I स्क्वायर आर टी। तो ये हीट प्रोड्यूस हम कह सकते हैं इस फॉर्मूला में से H इज प्रोपोर्शनल, हीट प्रोड्यूस इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, यानी जितना ज्यादा करंट हम पास करेंगे उतनी ज्यादा हीटिंग होगी, उतना ज्यादा हीटिंग इफेक्ट होगा, और उतना ज्यादा हीटिंग इफेक्ट होगा जितना ज्यादा करंट, क्योंकि वो H इज प्रोपोर्शनल टू I। उसके बाद हम इसमें से देख रहे हैं H इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू R। H इज प्रोपोर्शनल टू का R का मतलब अगर हाई रेजिस्टेंस वायर लिए, लाइक नाइक्रोम वायर लिए, अगर हाई रेजिस्टेंस वायर, तो जितनी ज्यादा हाई रेजिस्टेंस वायर लेंगे उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। दूसरा, अगर बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हम यूज कर रहे हैं, जैसे हमने देखा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू, फाइनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है अगर हम ज्यादा रेजिस्टेंसेस यूज कर रहे हैं। तो अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं तब भी हीट प्रोड्यूस ज्यादा होगा। एक तो हाई रेजिस्टेंस वायर यूज करना, अगर हाई रेजिस्टेंस वायर यूज कर रहे हैं तब हीट प्रोड्यूस ज्यादा होगा। दूसरा, अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं तब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। उसके बाद H इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू टाइम, हीट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी कि जितने ज्यादा टाइम के लिए अगर हम करंट फ्लो करा रहे हैं किसी भी अप्लायंस से उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। एंड दिस इज कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो दिया था जूल ने दिया था, एक साइंटिस्ट है, उन्होंने, जूल है उनका नेम, उन्होंने ये दिया था फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, इसलिए दिस इज कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग या हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हम बोल सकते हैं। अब ये हीटिंग इफेक्ट हमको कहाँ देखने को मिलता है, जहां भी, मतलब हम कहाँ यूज करते हैं ये हीटिंग इफेक्ट, हम ये हीटिंग इफेक्ट यूज करते हैं हमारे जितने भी हीटिंग अप्लायंसेज हैं, जितने भी हीटिंग अप्लायंसेज हैं उनमें यूज करते हैं। जैसे कि हो गए इलेक्ट्रिक आयन हो गया, इलेक्ट्रिक केटल हो गया, इलेक्ट्रिक टोस्टर हो गया, गीजर हो गया, रूम हीटर्स हो गया, इलेक्ट्रिक ओवन हो गया। तो एप्लीकेशन कहाँ पर है हीटिंग इफेक्ट की, इन जगहों पे, जैसे कि हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, हमारे हीटर्स हो गए, टोस्टर्स हो गए, तो
इन जगहों पे हम यूज करते हैं हीटिंग इफेक्ट। दूसरा हीटिंग इफेक्ट हम कहाँ यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक बल्ब्स में भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब्स में ये हीटिंग इफेक्ट यूज किया जाता है। उसके अंदर गैसेस फिल हुई हुई होती हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब में आर्गन या नाइट्रोजन गैस, और उसके अंदर एक एलिमेंट होती है, हीटिंग एलिमेंट होती है बल्ब के अंदर, तो वो ग्लो करती है हीट होकर। वहां यूज करते हैं ये हीटिंग इफेक्ट। उसके अलावा हीटिंग इफेक्ट कहाँ यूज करते हैं? हम फ्यूज में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज। जब हम अप्लायंसेस यूज करते हैं, जब हम हाउस होल्ड सर्किट्स बनाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, एक फ्यूज लगाते हैं। किसी भी अप्लायंस के पहले एक फ्यूज लगाते हैं, ताकि अगर जब बहुत ज्यादा करंट आ जाए बाय चांस सर्किट के अंदर, तो क्या होगा, इस फ्यूज में, ये फ्यूज जो होता है एक्चुअली एक थिन वायर होती है, और ये थिन वायर जैसे ही बहुत ज्यादा हाई करंट आता है, ड्यू टू सम रीजन अगर हाई करंट आ जाता है, तो ये जो थिन वायर है वो मेल्ट हो जाती है। हमें पता है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अगर थिन वायर होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, तो हीट भी ज्यादा होगी। अगर थिन वायर है तो वो हीटअप हो जाएगी, हीटअप होके वो मेल्ट हो जाएगी जल्दी से, और सर्किट को ब्रेक कर देगी, और जो ज्यादा करंट से जो डैमेज होने वाला है अप्लायंसेस को, वो हम बचा लेंगे। तो जब भी किसी रीजन से बहुत ज्यादा करंट आ जाता है सर्किट में और अप्लायंस को वो डैमेज कर सकता है, तो इसीलिए अप्लायंसेस के पहले फ्यूज वायर यूज की जाती है। फ्यूज वायर बहुत थिन वायर होती है, जो कि बहुत ज्यादा हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। जैसे ही उसमें ज्यादा करंट आ जाए और वो थिन वायर मेल्ट होके वो सर्किट को ब्रेक कर देगी और अप्लायंसेस को सेव कर लेगी। तो बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। इसके बारे में अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी कमेंट्स हो, अगर आप इसके बारे में और कुछ सीखना चाहते हैं या आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो आप जरूर कमेंट कीजिए, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर आपको कोई और मटेरियल चाहिए या कुछ और एक्सप्लेनेशंस चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।